69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण विसंगतियों, कानूनी उलझनों और पीड़ित अभ्यर्थियों के लंबे संघर्ष को समेकित करते हुए प्रश्नोत्तर श्रृंखला। प्रश्न 1 रेशियो 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग ओबीसी एससी के अभ्यर्थियों के पदों का नुकसान क्यों और कैसे हुआ? उत्तर उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3(6) के अनुसार उच्च अंक मेरिट प्राप्त करने वाले आरक्षित वर्ग के मेधावी अभ्यर्थियों एमआरसी को अनारक्षित ओपन श्रेणी की सीटों पर समायोजित किया जाना चाहिए था। चयन प्रक्रिया के दौरान ऐसा न करके मेधावी आरक्षित अभ्यर्थियों को अनारक्षित सूची में जगह न देकर उनकी अपनी श्रेणी की आरक्षित सीटों पर धकेल दिया गया। नतीजतन अनारक्षित वर्ग यूआर की सीटों पर कम अंक पाने वाले सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों का चयन हो गया और आरक्षित वर्ग का हक मारा गया। प्रश्न 2 जब पीड़ित अभ्यर्थी अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए अदालत गए तो उन्हें वहां से क्या राहत मिली? उत्तर अभ्यर्थियों की याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की सिंगल बेंच और 13 अगस्त 2024 को डबल बेंच ने आरक्षण नियमों में गड़बड़ी को स्वीकार किया। हाईकोर्ट ने मूल चयन सूची को रद्द कर आरक्षण नियमावली और ओवरलैपिंग के नियमों का पालन करते हुए नए सिरे से सूची बनाने का ऐतिहासिक आदेश दिया। हालांकि इस आदेश पर सुप्रीम कोर्ट से स्टे रोक लग जाने के कारण अभ्यर्थियों को कानूनी जीत तो मिली, लेकिन वास्तविक नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल सका। प्रश्न 3 रेशियो 2020 से शुरू हुई कानूनी प्रक्रिया 2026 तक क्यों खींच गई और अभ्यर्थियों को 6 साल बाद भी न्याय क्यों नहीं मिला? उत्तर लंबी कानूनी प्रक्रियाओं, लगातार टलती तारीखों, सिंगल बेंच से डबल बेंच और फिर सुप्रीम कोर्ट तक अपीलों के दौर के कारण यह मामला 6 वर्षों तक अटका रहा। न्याय का सिद्धांत कहता है कि देर से मिला न्याय अन्याय के समान है। सरकार और प्रशासन की टालमटोल की नीति तथा अदालती चक्रव्यूह के कारण अभ्यर्थियों का न्याय में लगने वाला समय 6 सालों के लंबे इंतजार में बदल गया। प्रश्न 4 6 साल से बेरोजगारी का दंश झेल रहे इन मेधावी अभ्यर्थियों के जीवन पर इस विलंब का क्या असर पड़ा? उत्तर परीक्षा में सफलता पाने के बाद भी हजारों योग्य अभ्यर्थी अपनी युवावस्था के सबसे कीमती साल सड़कों पर लाठियां खाने, धरना देने और कोर्ट के चक्कर काटने में गंवा चुके हैं। रोजगार और सम्मान मिलने के बजाय उन्हें भारी आर्थिक तंगी, सामाजिक तानों और गहरे मानसिक तनाव का सामना करना पड़ रहा है, जो किसी भी प्रतिभावान युवा के भविष्य के साथ एक बड़ा अन्याय है। प्रश्न 5 गरीब और मध्यवर्गीय अभ्यर्थियों ने तारीखों के इस दौर और वकीलों की भारी भरकम फीस के वित्तीय बोझ को कैसे उठाया? उत्तर बेरोजगार अभ्यर्थियों ने अपनी जमा पूंजी लगाकर, माता पिता के गहने जमीन गिरवी रखकर, कर्ज लेकर और चंदा इकट्ठा करके देश के महंगे वकीलों की फीस का इंतजाम किया। हर नई तारीख और हर नई सुनवाई का मतलब भारी भरकम अतिरिक्त खर्च था। अंतहीन तारीखों के इस सिलसिले ने अभ्यर्थियों को न केवल मानसिक बल्कि पूरी तरह आर्थिक रूप से भी कंगाल कर दिया। प्रश्न 6 जब मामला फाइनल हियरिंग की ओर बढ़ा तब सरकार द्वारा कोर्ट में 8,270 अभ्यर्थियों की सूची सौंपने से क्या सच सामने आया? उत्तर सरकार ने कोर्ट के समक्ष स्वीकार किया कि प्रशासनिक त्रुटियों और गलत कट ऑफ के कारण 8,270 आरक्षित वर्ग ओबीसी एससी के अभ्यर्थी, जो 2020 में ही नौकरी पाने के हकदार थे, बाहर रह गए थे। सरकार ने उन्हें सेवा देने का प्रस्ताव रखा, जिससे ये नैतिक और कानूनी रूप से साबित हो गया कि 2020 में आरक्षण नियमों में भारी गड़बड़ी हुई थी और अभ्यर्थियों के आरोप पूरी तरह सत्य थे। प्रश्न 7 69.46 और 66.52 कट ऑफ का गणितीय सच क्या है और इसे आरक्षण घोटाला क्यों कहा जा रहा है? उत्तर यदि नियमों का सही पालन होता तो अनारक्षित श्रेणी यूआर की वास्तविक कट ऑफ 69.46 होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने 66.52 कट ऑफ तक के कम अंक वाले अनारक्षित अभ्यर्थियों को सीटें अलॉट कर दीं, यानी 2.94 गुणांक नीचे जाकर हजारों कम अंक वाले अभ्यर्थियों को गलत तरीके से नौकरी में बनाए रखा गया और उच्च मेरिट वाले पिछड़े दलित अभ्यर्थियों को बाहर रखा गया। मूल कट ऑफ से नीचे जाकर नियुक्तियां देना और 6 साल तक इस गलती को छुपाना ही सबसे बड़ा घोटाला है। प्रश्न 8 इस पूरे प्रकरण में असली गलती किसकी थी और इसकी सजा कौन भुगत रहा है? उत्तर नियमों का उल्लंघन करने वाले जिम्मेदार अधिकारियों, कर्मचारियों और नीति निर्माताओं पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई, वे अपनी कुर्सियों पर सुरक्षित रहे। इसके विपरीत अपनी योग्यता साबित करने के बावजूद पीड़ित पिछड़ा और दलित वर्ग का अभ्यर्थी सड़क से लेकर संसद और कोर्ट तक संघर्ष करने के लिए मजबूर हुआ। गलती शासन प्रशासन की थी, लेकिन इसकी सजा निर्दोष बेरोजगार युवाओं को भुगतनी पड़ी। प्रश्न 9 अंतिम पड़ाव पर पहुंचकर अचानक सुनवाई कर रही बेंच का बदल जाना अभ्यर्थियों के लिए संकट क्यों बन गया? उत्तर जिस बेंच ने मामले को 2 सालों तक लगातार सुनकर 90% तक पूरा कर लिया था, उसके बदलने से अभ्यर्थियों की उम्मीदों को गहरा झटका लगा। नई बेंच के सामने 6 साल पुराने जटिल दस्तावेजों, आंकड़ों और तर्कों को दोबारा समझना होगा, जिससे मामले के फिर से खींचने और अतिरिक्त समय लगने की अनिश्चितता पैदा हो गई। प्रश्न 10 पुरानी बेंच द्वारा लगाए गए 2 साल के समय, 90% सुनवाई की प्रगति और वकीलों पर खर्च किए गए पैसों का अब क्या होगा? उत्तर वकीलों को दी गई करोड़ों रुपए की फीस वापस नहीं मिलती और न ही व्यर्थ हुए 2 सालों के समय की कोई भरपाई की जा सकती है।
यदि प्रक्रिया में दोहराव होता है तो अभ्यर्थियों पर पुनः भारी आर्थिक और मानसिक बोझ पड़ेगा। अभ्यर्थियों की केवल यही गुहार है कि पुरानी बेंच द्वारा जुटाए गए तथ्यों के आधार पर ही प्रक्रिया को आगे बढ़ाकर जल्द अंतिम फैसला सुनाया जाए। प्रश्न 11, जब छात्र आर्थिक और मानसिक रूप से टूट चुके हैं तो वे नई बहस के लिए वकीलों की फीस कहां से लाएंगे और अभी कितना इंतजार करना होगा? उत्तर, 6 साल से बेरोजगार अभ्यर्थियों के पास अब नए सिरे से भारी फीस जुटाने का कोई साधन नहीं बचा है। वकीलों के पास हर नई तारीख का नया खर्च होता है। छात्र अब अपनी वित्तीय और मानसिक सहनशक्ति की अंतिम सीमा पर हैं। इस स्थिति में केवल देश की सर्वोच्च अदालत से ही यह उम्मीद है कि वह अभ्यर्थियों के मानवीय संकट को समझते हुए दिन प्रतिदिन डे टू डे सुनवाई करके इस केस का तत्काल निस्तारण करे। प्रश्न 12, कट ऑफ से नीचे वाले अभ्यर्थियों का नौकरी करना और मेरिट में होने वाले युवाओं का सड़क पर होना, यदि यह न्याय है तो अन्याय क्या है? उत्तर, इसे किसी भी पैमाने पर न्याय नहीं कहा जा सकता। यदि मेरिट लिस्ट में सेलेक्ट होने के बाद भी मेधावी अभ्यर्थी सड़क पर धक्के खाए और 69.46 से कम अंक वाले अनरिजर्व्ड अभ्यर्थी मेरिट लिस्ट से बाहर होने के बावजूद 6 साल से नौकरी करके वेतन उठाएं, यही अन्याय की परिभाषा है। योग्यता की हत्या करना, संवैधानिक अधिकारों का हनन करना, 6 साल तक युवाओं के सपने बर्बाद करना और दोषियों पर कार्रवाई न होना ही अन्याय है। जब तक अंतिम हकदार अभ्यर्थी को उसकी नियुक्ति नहीं मिल जाती तब तक ये स्थिति पूरी व्यवस्था पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह बनी रहेगी। प्रश्न 13, 69,000 भर्ती मामले की सुनवाई प्रक्रिया को शून्य से शुरू करने के बजाय पुरानी बेंच में ही वापस भेजना अभ्यर्थियों और न्याय प्रणाली के हित में क्यों आवश्यक है? उत्तर, 69,000 शिक्षक भर्ती का यह मामला अत्यंत जटिल, तकनीकी और हजारों दस्तावेजों तथा आंकड़ों से भरा हुआ है। जिस पुरानी बेंच ने पिछले लगभग 2 वर्षों तक इस केस की लगातार सुनवाई की, वह इसके हर बारीक पहलू जैसे आरक्षण अधिनियम 1994, बेसिक शिक्षा नियमावली 69.46 बनाम 66.52 कट ऑफ का गणितीय सच, ओवरलैपिंग के नियम और सरकार द्वारा स्वीकार की गई 8,270 अभ्यर्थियों की सूची से पूरी तरह अवगत हो चुकी है। मामला लगभग 90% तार्किक निष्कर्ष की ओर बढ़ चुका था। ऐसे में यदि यह मामला किसी नई बेंच के सामने जाता है तो नई बेंच को तथ्यों को समझने और वकीलों की बहस सुनने में महीनों या सालों का अतिरिक्त समय लगेगा। इससे बेरोजगार अभ्यर्थियों पर वकीलों की भारी भरकम फीस, धन का नया आर्थिक बोझ पड़ेगा और उनके कीमती समय का अपूरणीय नुकसान होगा, जो पहले ही 6 साल से मानसिक प्रताड़ना झेल रहे हैं। न्याय का तकाजा और सर्वोपरि जनहित यही कहता है कि इस केस को विशेष रूप से पुरानी बेंच को ही संदर्भित रेफर किया जाए ताकि समय और संसाधनों की बचत हो। पुरानी बेंच को शुरुआत से तथ्य समझने की आवश्यकता नहीं होगी, जिससे केस की पुनः सुनवाई में समय व्यर्थ नहीं जाएगा। आर्थिक शोषण से बचाव हो, छात्रों को नए सिरे से वकीलों को लाखों करोड़ों रुपये की फीस देने से राहत मिलेगी। शीघ्र और निष्पक्ष न्याय मिले, प्रक्रिया में बिना किसी अनावश्यक विलंब के जल्द से जल्द अंतिम फैसला आ सकेगा, जिससे 6 साल से सड़कों पर भटक रहे योग्य अभ्यर्थियों को उनका संवैधानिक हक मिल सके। आगे की अपडेट और वीडियो के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। यहाँ आपको 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हर अपडेट से समय मिलती रहेगी। धन्यवाद, नमस्कार।